किसान साथियों, अगर हम गेहूं की फसल में पोटाश नहीं डालते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान हमारी फसल में हो सकते हैं, ये तो जानेंगे ही जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि हम अपने गेहूं की ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं, गेहूं में ज़्यादा हम फुटाव कैसे ले सकते हैं, गेहूं के कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा आप ज़रूर देखिएगा। कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल कब कब करना चाहिए, कब हमें पोटाश डालना है, कब हमें डीएपी डालना है, कब हमें यूरिया डालना है, कब हमें जिंक डालना है, ये तमाम जानकारी आज की वीडियो के द्वारा आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप देखिएगा। और एसआरजे किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी करिए। समय से खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान देना है। चाहे गेहूं की फसल हो, धान की फसल हो, सरसों की फसल हो, कोई भी दूसरी फसल हो, सब में हर अवस्था में अलग अलग खादों का इस्तेमाल किया जाता है। जो बेसल डोज वाली खाद होती है उसी में हम पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। पोटाश की कमी अगर हो जाती है तो पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। पोटाश की कमी हो जाती है तो पौधे के तने पतले कमज़ोर रह जाते हैं। पोटाश की कमी से जब तने पतले कमज़ोर रह जाएंगे तो फसलें अक्सर हमारी गिर जाती हैं। हमारी फसल जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं या गबोर अवस्था में होती है या बालियाँ निकल आती हैं तभी गिरती है, क्योंकि तब पौधे के ऊपर भार थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लोड ज़्यादा हो जाते हैं बालियों का। थोड़ी सी भी हवा चली और पोटाश की कमी पहले से ही है, तने पतले कमज़ोर है, तो फसल गिर जाएगी। अब जब हमारी फसलें गिर जाती हैं तो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। एक तो हमारी फसल गिर जाती है, उसमें चूहे वगैरह ज़्यादा लगने की संभावना हो जाती है, फसल ख़राब हो जाती है, हमारे दाने ख़राब होने लगते हैं। थोड़ी सी भी बरसात हो गई, पानी भर गया तो और जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फसलें गिरना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, हमेशा नुकसान पहुंचता है। इसके साथ साथ किसान साथियों, अगर पोटाश की कमी आपके पौधे में हो गई है, आपकी मिट्टी में पोटाश नहीं है, कम है, कमी उसकी है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी फसल में दूसरी फसलों की अपेक्षा बीमारी ज़्यादा आएगी। बीमारी ज़्यादा आएगी, आपकी फसल में कीटों का अटैक ज़्यादा होगा, उनका हमला ज़्यादा होगा, जिससे आपका एक तो दवाओं के ऊपर भी खर्चा बढ़ जाएगा, आपकी लागत ही बढ़ने वाली है। तो पोटाश एक हिसाब से इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, मतलब फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करता है, जिससे जल्दी फसल के अंदर बीमारी आसानी से नहीं लग पाती है। पोटाश ये भी काम करता है। और सबसे ज़्यादा काम तो फल फूल बीज दाने के निर्माण में ही होता है। आपके पौधे में बालियाँ छोटी रह जाएंगी, बालियों के अंदर दाने की संख्या कम रह जाएंगी, जो भी दाने आएंगे उनका सही से साइज नहीं मिल पाएगा, उनकी मोटाई नहीं आएगी, दाने में चमक की कमी आपको दिखाई देगी, दाने एकदम पतले कमज़ोर आपको दिखाई देंगे। तो ये तमाम चीज़ें पोटाश की कमी से हो सकती है। साधारण भाषा में आप समझिए तो पोटाश की कमी अगर मिट्टी में है तो हमेशा उत्पादन कम ही मिलेगा। आप भले ही कितना डीएपी डाल लीजिए, कितना यूरिया डाल लीजिए, लेकिन जब तक पोटाश की पूर्ति नहीं करेंगे आपको ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा पैदावार नहीं मिल पाएगा। इसलिए समय से पोटाश डालना है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, पोटाश का इस्तेमाल बेसल डोज की खाद में ही किया जाता है। तो बुआई के समय हम जब दूसरी खादों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम डीएपी, एनपीके या फिर एसएसपी डालते हैं, साथ में यूरिया डालते हैं। एनपीके में हालांकि पोटाश की मात्रा मिल जाती है, लेकिन कुछ पोटाश अलग से डालना पड़ता है। तो कौन सा एनपीके डालते हैं वो आप पे निर्भर करता है। फिलहाल डीएपी डालते हैं या एसएसपी डालते हैं तो जो पोटाश की मात्रा रहेगी 25 से 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। वहीं अगर कोई अगेती वैरायटी है, कोई ज़्यादा उत्पादन क्षमता वाली वैरायटी है, तो उसमें खाद की मात्रा भी साधारण वैरायटियों से ज़्यादा लगती है। तो ऐसी किस्मों में पोटाश आपको 10-5 किलो बढ़ा के देना है, अधिकतम 40 किलो या 30-35-40 किलो तक आप पोटाश उस वैरायटी में जो ज़्यादा उत्पादन देती है उसमें डालना चाहिए। जैसे कोई वैरायटियाँ लगभग देखिए 90 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक, 96 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार देने की अधिकतम क्षमता रखती हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा पोटाश, ज़्यादा डीएपी, ज़्यादा यूरिया, सभी खादें थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मात्रा में देना पड़ेगा। तो औसतन एक सामान्य वैरायटी में आपको समय से बुआई करते हैं तो वही 25-30 किलो पोटाश बुआई के समय डालना है। बाई चांस ना डाल पाए हों तो पहले पानी पे 20-25 किलो पोटाश डाल के कुछ पूर्ति कर पाएंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप बेसल डोज वाली पोटाश डालते हैं उसका ही पौधे ज़्यादा प्रयोग कर पाएंगे, बाद में डालने से उतना उपयोग पौधे नहीं कर पाते हैं। कुछ एनपीके भी आप स्प्रे विधि से डाल सकते हैं, वो तो बात की बात हो गई। आपको दानेदार खाद पहले डालना है। अगर आप बाई चांस कम मात्रा आपने डाली है थोड़ा सा, तो आप एक एनपीके आता है 0050, उसकी आप 2-3 बार स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मिट्टी में अगर आप बुआई के समय डाल दें तो सबसे बेस्ट रहेगा।
तो पोटास के बारे में आपने जान लिया। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अधिक फुटाव ले सकते हैं। तो इसके लिए पोटास के साथ साथ दूसरी खादों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। जैसे फास्फोरस की कमी हो जाती है तो पौधे में जड़ विकास नहीं होगा। जब पौधे में जड़ विकास नहीं होगा तो पौधे में अच्छे कल्ले नहीं आएंगे। तो आपको डीएपी अगर डालना है तो बुआई के समय ही 55 किलो डीएपी के आसपास आपको डालना होता है। अगेती वैरायटी है तो उसमें भी 10-15 किलो डीएपी आपको बढ़ा के डालना है। यूरिया की बात की जाए तो बुआई के समय सिंचित अवस्थाओं में जहाँ पे अच्छे पानी की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, मिट्टी में अच्छी नमी होती है, वहाँ पे यूरिया भी आपको 20-22 किलो 25 किलो तक यानी आधा बैग यूरिया आपको बुआई के समय देना चाहिए। तो ये 2-3 खादें आपको बुआई के समय ही इस्तेमाल करना है, यूरिया, डीएपी और पोटास। पहले पानी की बात की जाए तो पहले पानी पे हम यूरिया की दूसरी मात्रा डालते हैं। कम से कम 3 बार आपको यूरिया डालनी चाहिए। आधा बैग यूरिया बुआई के समय और 1 बैग यूरिया यानी 40-45 किलो यूरिया पहले पानी पे आपको डालना है। साथ में जिंक वगैरह भी आप डालिए। जिंक जो आती है अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो सबसे बढ़िया तरीका होता है जिंक डालने का, आप स्प्रे कर दीजिए, उससे पौधे उसका ज़्यादा प्रयोग कर पाते हैं। क्योंकि ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अगर आप मिट्टी में डालते हैं, पौधे बहुत ही कम मात्रा में उसको ले पाते हैं। तो सबसे बेस्ट तो स्प्रे करना ही रहेगा। लेकिन न डाल पाए हों तो आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं। जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, इसकी मात्रा की बात की जाए तो 5 किलो से लेकर 7 किलो तक आपको डालना है। साथ में यूरिया डालना है। या फिर एक जिंक आती है 21% वाली जिंक सल्फेट, इसको डालना चाहते हैं तो 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब तक ये वाली जिंक भी आप यूरिया के साथ मिला के डाल सकते हैं। इसके साथ अगर आप थोड़ा सा सल्फ़र यूज कर देते हैं तो और ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है। सल्फ़र हालांकि जिंक में भी होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। सल्फ़र जो आता है 90% वाला 3-4 किलो जब आप पहले पानी पे यूरिया डालते हैं उसके साथ अगर आप सल्फ़र भी 3-4 किलो मिला के डाल लेंगे 90% वाला, तो इससे फ़ायदा ये मिलता है कि नाइट्रोजन की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। जो आप यूरिया डालते हैं आप तुलना कर सकते हैं। मैं नहीं बोलता कि हाँ आप पूरे खेत में डालिए, आप ट्रायल के बेस पे मान लीजिए आपने 1 एकड़ में जो है आपने गेहूं लगाया हुआ है तो आधा एकड़ में या फिर उस हिसाब से मात्रा कम कर दीजिए, 1/3 में आप ऐसे ही यूरिया डाल लीजिए और कुछ यूरिया आपको यूरिया के साथ आप सल्फ़र मिला के डाल लीजिए। आपको डिफरेंस अवश्य नज़र आएगा, उसमें ज़्यादा हरापन आएगा। उस वाले गेहूं में जिसमें आपने सल्फ़र डाला है उसमें नाइट्रोजन बहुत दिन तक आपके पौधे ले पाएंगे और ऐसे ही अगर आप डालते हैं तो उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो सल्फ़र आप डाल सकते हैं। सल्फ़र, जिंक और यूरिया पहले पानी पे आपको डालना है। साथ में चाहे तो कोई भी आप ग्रोथ प्रमोटर भी डाल सकते हैं या फिर आप ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे भी कर सकते हैं। जो सागरिका लिक्विड आती है इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो कल निकलते समय इसको भी डालना होता है। तो पहले पानी के बाद जो सागरिका लिक्विड आती है 250 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसके इस्तेमाल से सूक्ष्म तत्व की पूर्ति हो जाती है। इसमें कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो पौधे की वृद्धि में काफ़ी सहायक होते हैं, जड़ विकास में काफ़ी सहायक होते हैं, पौधे के कल्ले के फुटाव में काफ़ी मदद करते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधा भोजन सही से बना पाएगा। जब पौधे में भोजन सही से बनेगा तो ज़्यादा कल्ले आना स्वाभाविक है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।